नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का सेकंड जो पार्ट है, जिसमें हम लोग फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम्स को इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले अगर वीडियोस आप नहीं देखे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज के, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था फंक्शंस ऑफ इन इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैंने डिटेल में एनर्जी फ्लो के बारे में बताया था, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल यानी न्यूट्रिएंट साइकिल्स, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये क्या है? बेसिकली एक साइकिल है ना। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। बायोलॉजी ऑब्वियसली जो लिविंग क्रिएचर है, जियो जियो यानी जो हमारे नॉन लिविंग पार्ट है ना, अर्थ से रिलेटेड जो पार्ट है ना, जियोलॉजिकल फिनोमेना से रिलेटेड जो पार्ट है, और केमिकल ऑब्वियसली ये भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स या ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये सब तीनों का ही एक तरह से यहाँ पर एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग बेसिकली समझेंगे। तो एनर्जी फ्लो में हमने बताया था, जिसमें एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो हो सके। और उसी के दौरान क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाता है अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ अ हीट, ठीक है। और वो बाहर सिस्टम के बाहर चल जाता है, बॉडी के बाहर चल जाता है। लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल में देखा जाए, तो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मैटर नेवर गेट यूज्ड अप, ठीक है। ये कभी भी यूज्ड अप नहीं होता है, ये रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, ये इनडेफिनेटली होते रहता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड मैटर नेवर गेट यूज्ड अप, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा डेफिनेटली समझ आ ही जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग सांस लेते हैं, तो जो भी हम लोग इनहेल कर रहे हैं, जो भी एटम्स मॉलिक्यूल जो भी इनहेल कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा फ्रेश फ्रेश बना हो। वैसे बहुत सारे एटम्स एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने इनहेल किया होगा, या फिर दूसरे जानवर ने, दूसरे प्लांट्स ने इनहेल किया होगा, है ना। तो ये इसी को सपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड मैटर नेवर गेट यूज्ड अप। ये एक साइकिल चलते रहता है, कंटिन्यूअस साइकिल चलते रहता है, इसीलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। और जो हमारा बॉडी है, मेन जो लिविंग क्रिएचर्स का अगर देखा जाए, तो बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी केमिकल एलिमेंट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारा जो बॉडी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 97% ऑफ द मास ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज 4-5 एलिमेंट्स, स्पेशली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये 4-5 एलिमेंट जो है, ये काफी ज्यादा, हमारा लगभग 97% ऑफ द होल बॉडी मास जो है, वो इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। एंड एंड आर मोर देन 95% ऑफ द मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड 95% ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही बताया था। तो ये 5 एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। कार्बन सी, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N एंड फॉस्फोरस P, CHONP आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बाकी के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो 15 से 20 एलिमेंट है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। फिर पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जो एलिमेंट्स है, ये सभी लगभग 15-25 ऐसे एलिमेंट्स है। इनका भी बहुत ज्यादा सर्वाइवल एंड एक गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, फॉर प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, सारे ही लिविंग क्रिएचर्स के लिए ये सारे एलिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 5 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, mass. And these elements or mineral nutrients are always in circulation from non-living to living and then back to the non-living component of an ecosystem. इसीलिए ये साइकिल बन जाता है। और ये जो सर्कुलर फैशन, इसी को ही मेनली बायोजियोकेमिकल साइकिल बोला जाता है, जिसमें
बायोजियोकेमिकल साइकिल वैसा साइकिल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमेशा एक सर्कुलेशन में मूव करते हैं फ्रॉम ए नॉन लिविंग सब्सटेंस टू अ लिविंग थिंग एंड अगेन बैक टू लिविंग टू नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पाएंगे, जैसे कि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली एक हमारा प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, जैसे एल्गी हो गया, लाइकेंस हो गया, ग्रीन प्लांट्स हो गया। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, तो जो कंज्यूमर्स खाते हैं, बेसिकली एनिमल्स, या जिसको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स जब उनका डेथ हो जाता है, डाई होता है, तो वो क्या बन जाता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सिमिलरली जब प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट भी डाई करता है तो उसको कौन डिकम्पोज करता है, तो उसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं, यानी फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह जो है मेनली इसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज होने के बाद आप देखते हैं नॉर्मली जब पत्ते होते गिर जाते हैं पेड़ के, ठीक है, और वो अपने आप कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद क्या होता है, मिट्टी बन जाते हैं, है ना। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो बैक्टीरिया फंजाई होता है वो क्या करता है, जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पार्ट्स हैं उसको तोड़ देता है, और तोड़ के वो सॉइल बनाता है। बेसिकली सॉइल में जो ह्यूमस एंड मिनरल होता है ये बनाता है। ठीक है, एंड अगेन क्या होता है, सॉइल से क्या होता है, उसको पानी और मिनरल्स न्यूट्रिएंट मिलता है, तो अगेन वो प्रोड्यूसर बन जाता है, पेड़ पौधे वहीं से फिर उगने लगते हैं। फिर ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉइल जो हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है उससे न्यूट्रिएंट गया लिविंग कंपोनेंट में। ठीक है, यहाँ फिर कंज्यूमर में भी लिविंग कंपोनेंट किया, फिर वो डिकम्पोज होता है, फिर अगेन क्या हो रहा है, लिविंग कंपोनेंट से वो अगेन नॉन लिविंग कंपोनेंट में, ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। तो ये जो है बेसिक हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का एक क्रक्स बता सकते हैं। ठीक है, तो nutrient cycling is a concept that describes how nutrients move from physical environment to a living organism and subsequently recycle back to the physical environment। तो जैसे मैं बताया, लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से फिर लिविंग, ऐसा ही साइकिल जो है ये चलते रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट आपको बना कर रखेंगे तो ये स्टेटमेंट याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो है बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, दूसरा होता है इम्परफेक्ट। तो जो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का जो रिप्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा तेज होता है, फास्ट होता है, एंड दे आर यूटिलाइज्ड, बहुत जल्दी फास्ट होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो जो गैसियस साइकिल होता है, जैसे कि हमारा कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, हाइड्रोजन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ये सब क्या है, हमारा गैसियस साइकिल में आता है। ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट बहुत फास्ट होता है। और इसका जो रिजर्वायर भी होता है, जो गैसियस साइकिल का रिजर्वायर होता है, वो बेसिकली एटमॉस्फेयर होता है या फिर हाइड्रोस्फीयर होता है। ठीक है, ये दो होता है। जब हम लोग हाइड्रो वाटर की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। बाकी जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब जो है ये एटमॉस्फेयर इसका रिजर्वायर होता है। लेकिन ये तो हो गया परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। लेकिन इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल किसको कहा जाता है, जैसे कि सेडिमेंट्री साइकिल्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का जो रिसाइकलिंग है या जो रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, वो बहुत जल्दी फास्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल्स एंड गेट लॉक्ड इनटू द सेडिमेंट्स। ये जो अर्थ का क्रस्ट होता है वहां पर जाके ये लॉक हो जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, और उनको रिकवर होने में या रिप्लेस होने में टाइम लगता है। और ये जो रिकवर होने में कुछ दिनों से लेकर हजार, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकता है। इसीलिए ये जो है रिलेटिवली इम्परफेक्ट साइकिल है। और इसके जो एग्जाम्पल है ये सेडिमेंट्री साइकिल्स है। तो सेडिमेंट्री साइकिल्स के एग्जाम्पल जैसे मैं डिस्कस करूंगा, जैसे फॉस्फोरस साइकिल हो गया, सल्फर साइकिल हो गया, ये जो है ये सेडिमेंट्री साइकिल्स में आता है। तो आपको पता चल गया है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल दो है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। और परफेक्ट का एग्जांपल है गैसियस साइकिल, जिसका एग्जांपल है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन साइकिल। एंड इम्परफेक्ट का जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल एग्जांपल है, और फॉस्फोरस एंड सल्फर इसके एग्जांपल है। तो आपको ये बेसिकली ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में समझेंगे जो हमारे साइकिल्स हैं। तो जैसे गैसियस साइकिल, ठीक है, तो गैसियस साइकिल के बारे में बताया, जो इसका रिजर्वायर होता है या तो एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, या फिर ये हाइड्रोस्फीयर होगा। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल, बहुत इजी है, आपने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा होगा, ईवीएस वगैरह में। तो वाटर साइकिल में क्या है, तो कुछ पेड़ होते हैं ऑब्वियसली,
अर्थ पे। एंड हमारे कुछ वाटर बॉडीज भी होते हैं, वाटर बॉडीज लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, ओशन हो, कुछ भी हो सकता है। और सन, सन क्या है, सन का जो रेडिएशन पड़ता है, ठीक है, सन का जब रेडिएशन लेक्स या वाटर बॉडी पे पड़ता है तो वाटर जो होता है वो गर्म होता है, गर्म होता है तो वहां पर इवापोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में ऊपर उठने लगता है, ठीक है, और वो क्लाउड्स में जाके चल जाता है। फिर सिमिलरली जो प्लांट होते हैं, प्लांट भी होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उसमें उसके पत्तों से क्या होता है, वाटर वेपर का लॉस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू जो पेड़ पौधों से होता है, उसको उस प्रोसेस को मेनली ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो ये भी वाटर वेपर जाता है, क्लाउड में इकट्ठा होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर क्लाउड जो होता है कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, फिर कंडेंसेशन ठंडा होने लगता है और ये क्लाउड जो है वो भारी होने लगता है। और जब भारी होने लगता है, जब वो होल्ड नहीं कर पाता है, तो देन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश जो होता है, रेनफॉल होता है, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो है फिर पानी के रूप में लिक्विड फॉर्म में ये नीचे आ जाता है, तो पेड़ पौधा कुछ ले लेता है, फिर वो जमीन कुछ ले लेता है, कुछ रिवर पॉन्ड्स में गिर जाता है, तो ये जो साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल जो है चलते रहता है। तो वाटर साइकिल बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो ये हो गया हमारा गैसीय साइकिल का पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, वो है कार्बन साइकिल। तो इसमें जो स्टार्ट होता है बेसिकली, कार्बन साइकिल का जो मेन रिजर्वायर है, वो कार्बन मेनली किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ में, है ना। और ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कौन यूटिलाइज करता है, तो प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरत होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही वो खाना पकाता है, बेसिकली खाना जो है, फूड का जो प्रोडक्शन होता है इन ग्रीन प्लांट्स या एल्गी बैक्टीरियाज में, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बिना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो इनटेक करता है और थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या करता है, वो ग्लूकोज बनाता है, स्टार्च बनाता है, सेल्यूलोज बनाता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो उसको फूड न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन, हर्बीवोर्स खाते हैं, जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूम करते हैं, या फिर जो कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं वो डेड एंड डीके हो जाते हैं, ठीक है। तो डेड एंड डीके होने के बाद अगेन क्या होगा, बायोडिग्रेडेशन होगा, इनका डिकम्पोजिशन होगा। एंड अगेन यहाँ से भी देख सकते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उसका भी अगेन वो भी डेड एंड डीके होंगे, वेस्ट मटेरियल होगा तो उसका भी बायोडिग्रेडेशन होगा। और बायोडिग्रेडेशन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। एंड जो ये एनिमल है, यहाँ से भी क्या होता है, जब रेस्पिरेशन करता है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, एनिमल्स जो वेस्ट है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को इनटेक कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी क्या होता है, जो कंज्यूमर्स है वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं। एंड सिमिलरली ये तो एटमोस्फेयर में चला गया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सॉइल में मेनली प्रेजेंट है, ये नीचे वाला जो वो क्या करता है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स इनटेक कर लेता है, फिर ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। तो ये जो साइकिल है मेनली दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो हो गया एटमॉस्फेयर वाले पोर्शन में, और दूसरा हो गया हमारा सॉइल के अंदर में। मेजर पोर्शन जो है वो एटमॉस्फेयर में ही ये सब कुछ प्रेजेंट होता है और ये चलता है। तो उम्मीद करते हैं कार्बन साइकिल भी आपको समझ आ गया होगा। इस फ्लो चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, अगर फ्लो चार्ट समझ जाएंगे तो आपको रिटन मटेरियल या रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे गैसेस साइकिल, वो है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है, अर्थ पे सबसे ज्यादा जो गैस, एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस कौन सा प्रेजेंट है, तो वो नाइट्रोजन ही है। लगभग 78-79% जो है वो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो प्लांट या एनिमल्स डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो उसको सॉल्यूबल फॉर्म में आना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का जो सॉल्यूबल फॉर्म होता है, जैसे कि अमोनिया होता है, NH4 आयंस होता है, फिर नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट आयंस होते हैं, ठीक है, NO3 NO2 आयंस, ये सब होते हैं, ठीक है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। तो ये सब आयंस होता है सॉल्युबल, यही जो है वो प्लांट इनटेक करता है, अपटेक करता है। नहीं तो नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो नियरली इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनर्ट होता है एक तरह से। और
जो अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वहां पर ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आता है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। ठीक है, तभी ये टूटेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्लांट जो है वो कैसे लेता है, तो कुछ होते हैं हमारे प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है विद द हेल्प ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स। ठीक है, तो उसमें इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। तो बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, एनाबिना, है ना, जो मेनली क्या करता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट के जो लेग्यूमिनस प्लांट में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसमें ऑब्वियसली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट में होगा। जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें अलग प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब प्रेजेंट होता है। वहां पर एक अलग टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसमें जो नाइट्रोजन है ना, N2 जो है वो कन्वर्ट होता है इन एमोनिया, NH4 में होता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है ये सॉइल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये एमोनिया में बन जाता है। तो कुछ फिर एमोनिया जो है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एमोनिया डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं या इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम प्लांट्स हैं जो एमोनिया को अब्जॉर्ब नहीं करते। उस वो फिर क्या होता है, एमोनिया जो है नाइट्राइट में चेंज होता है, NO2 माइनस में होता है, फिर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। फिर जाके नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट आयंस, वो प्लांट इनटेक करता है। ठीक है, तो प्लांट जो है, या तो कुछ प्लांट्स एमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं एंड मैक्सिमम प्लांट जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी जो होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो प्लांट इनटेक कर लेगा, फिर उसको कंज्यूमर खाएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड प्रोटीन्स प्लांट्स में, एनिमल्स में बनाएगा, फिर वो डेड एंड डिके होगा फ्रॉम द प्लांट्स, और एनिमल से भी डेट्रिटस उसको खाएगा, उसको फिर डिकम्पोज करेगा, जो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह है। फिर डिकम्पोजिशन प्रोसेस से अगेन क्या होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये साइकिल जो है ये चलते रहता है। और जो नाइट्रेट होता है, ठीक है, वो बहुत बार होता है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो जो नाइट्रेट है, वो क्या होता है, अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, N2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे स्यूडोमोनास हो गया। ठीक है, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होता है जो नाइट्रेट को, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये साइकिल जो है ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइकिल है, इसको डिटेल में आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। अगर बिल्कुल नहीं जानते तो 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब गूगल में भी बहुत सारे आपको फ्लो चार्ट इमेजेस मिल जाएंगे, कलरफुल मिल जाएंगे। ठीक है, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में अगर रिटन पार्ट देखा जाए तो ये 3 डिफरेंट वे से हो सकता है। एक तो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो मैं बैक्टीरियन ब्लू ग्रीन एल्गी का बता रहा था। दूसरे दो जो है वो होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज वगैरह में होता है। एंड तीसरा जो होता है वो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, ये बहुत लिमिटेड होता है। जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना होता है बहुत लिमिटेड होता है। ये तब होता है जब लाइटनिंग थंडरिंग होता है, जब बिजली कड़कती है तब ये होता है। तो ये बहुत कम ही होता है, साल में 4-5 दिन ही होता होगा ऐसा। ठीक है, मैक्सिमम जो फिक्सेशन होता है वो होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरियन ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो है सॉइल में दिया जाता है, जहां पर भी इस टाइप ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी कमी होती है। तो मेजर जो अमाउंट है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करता है। तो इसमें बैक्टीरिया का जो है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं बताया, फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, तो certain microorganisms are capable of fixing atmospheric nitrogen into ammonium ions, N2 को कन्वर्ट करने के लिए अमोनियम में, NH4 आयंस में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इसके लिए फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, जैसे कि एरोबिक यानी एजोटोबैक्टर। एरोबिक उसको कहा जाता है जिसको ऑक्सीजन का जरूरत होता है।
और एनारोबिक जिसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया के नाम है। तो आपको याद रखना है एरोबिक कौन सा है, एजोटोबैक्टर एंड एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये फ्री लिविंग होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, जिसको म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो ये होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन अ नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स, जैसे कि होता है हमारा राइजोबियम। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। कुछ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, जैसे एनाबिनस स्पिरुलिना। ठीक है। अब जब एमोनियम आयंस क्या होता है, बन जाता है, एमोनियम आयंस डायरेक्टली भी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाता है फॉर सम प्लांट्स, बट ये ऑक्सीडाइज होना होता है टू नाइट्राइट और नाइट्राइट टू नाइट्रेट। ठीक है। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट जो होता है दोस्त, ये कन्वर्सन जो होता है, इसके लिए भी हमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया चाहिए, जैसे कि नाइट्रोसोमोनस चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर चाहिए। ठीक है। तो नाइट्रोजन से एमोनियम बना, फिर एमोनियम से क्या होता है, NH4 प्लस से ये पहले बनता है नाइट्राइट, NO2 माइनस, फिर नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट, NO3 माइनस। ठीक है। तो NO2 एमोनियम से नाइट्राइट जो बना, उसके लिए चाहिए हमको नाइट्रोसोमोनस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने के लिए हमें चाहिए नाइट्रोबैक्टर। तो ये सब बैक्टीरिया केमिकल इक्वेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको समझने में। इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं, अगर आप केमिकल फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट जो है, इन सम सॉइल एज वेल एज ओशन देयर आर स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे मैं बताया, जो नाइट्रेट या नाइट्रेट बना वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है N2 में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। फिर ये जो है एटमॉस्फेयर में चल जाता है और ये साइकिल जो है कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको दोबारा से देखना होगा, तो फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल्स। तो इसका जो रिजर्वॉयर होता है, ये क्या होता है, ये हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, पहला है जो फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है। phosphorus cycle, phosphorus occur in large amount in minerals in the phosphate rocks and enter the cycle from erosion and mining activities। ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसमें, बेसिकली जो फॉस्फोरस का जो रिजर्वायर है वो क्या है, रॉक से। तो रॉक से क्या होता है, रॉक्स को हम लोग जब माइनिंग करते हैं, ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, तो रॉक्स ऊपर आता है, अपलिफ्ट होता है। फिर उस रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होता है, ये नेचुरल फेनोमेना है। रॉक्स फिर धीरे धीरे क्या होता है, फॉस्फेट का जो जो रॉक्स में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है वो सॉइल में चला जाता है, और कुछ जो है वो हमारा लेक्स, एक्वाटिक वाटर बॉडीज में चला जाता है। ठीक है। अब सॉइल से क्या होता है, जो फॉस्फेट प्रेजेंट वो प्लांट इनटेक कर लेता है। ठीक है। और प्लांट खाना बनाता है, फिर वो कंज्यूमर खाता है उसको, कंज्यूमर खाता है, फिर प्लांट और एनिमल का जो डेड होता है, डेट्रिटस होता है, उसको फिर डिट्रिटोवोर्स जो है ना, डिकम्पोजर जो है इन सॉइल में, उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद वो अगेन सॉइल में बन जाता है। ठीक है। फिर सॉइल से जो है वो क्या होता है, पानी में चल जाता है, और पानी से वो लीच डाउन होता है, यानी वो परकोलेट होता है, और वो चल जाता है अगेन जो हमारा रॉक लेयर होता है नीचे में, वो धीरे धीरे रॉक चला जाता है, और वो अगेन रॉक में जाके समा जाता है। तो ये साइकिल जो है चलते रहता है। पहले हम लोग ने रॉक को उठाया, फिर उस वो माइनिंग इरोशन प्रोसेस से कुछ भी हो सकता है, फिर उसका वेदरिंग होता है, नेचुरल फेनोमेना, वो फिर सॉइल में चला जाता है, सॉइल क्या करता है, उससे पेड़ पौधा ले लेता है, पेड़ पौधा को कंज्यूमर खाता है, कंज्यूमर और पेड़ पौधे का जो डेड होता है उसको डिकम्पोज होता है, फिर डिकम्पोज होने के बाद फिर फॉस्फेट में बन जाता है जो सॉइल में जाता है, फिर सॉइल से अगेन वो पानी में जाता है, फिर पानी से वो हमारा रॉक का लेयर में चल जाता है, फिर वो साइकिल जो है चलते रहता है। ठीक है। तो ये फॉस्फेट का मेनली साइकिल है। ठीक है। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज, जब फॉस्फेट का कंसंट्रेशन जो है, फॉस्फेट या सल्फर नाइट्रोजन का अगर कंसंट्रेशन पानी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेक्स में स्पेशली जहां पर पानी हमेशा रुका रहता है, वहां पर अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जो एक्सेसिव ग्रोथ होता है एल्गीज का, बैक्टीरियाज का, फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है, जिसको हम लोग एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। और इस
पूरे प्रोसेस को मेनली यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर लेक्स में, वाटर बॉडीज में अगर नाइट्रोजन का फास्फोरस का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो रूटेड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट का है ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है, पानी जो है वो सड़ने लगता है। क्यों सड़ने लगता है? तो प्लांट्स अगर ग्रो कर रहे हैं पानी में, तो वो क्या करता है, जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, प्लांट जो है वो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मछलियाँ वछलियाँ होते हैं, उनको पानी ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, और पानी नहीं मिलता है, सनलाइट नहीं मिल पाता है, तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशली मछलियाँ वगैरह, वो मर जाती है और वो सड़ने लगता है, स्मेल आने लगता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये काफी ज्यादा तेजी से हो रहा है। लेक्स में भी हम लोग एक और टर्म सुनते आ रहे होंगे, एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स। तो इसीलिए होता है एसिडिफिकेशन ऑफ लेक, इन सब केमिकल्स के वजह से भी होता है, जो सरफेस रन ऑफ होता है या फिर एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज होने से होता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में यूट्रोफिकेशन, एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर हम लोग दूसरा जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो है हमारा सल्फर साइकिल। तो सल्फर साइकिल जो होता है ये भी क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है। तो इस सल्फर का जो सोर्स है वो बहुत अलग अलग सोर्स होता है, नेचुरल सोर्स भी होता है, मैनमेड भी होता है। नेचुरल सोर्स जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एंड बहुत सारे जो माइनिंग एक्टिविटीज होता है, माइनिंग प्रोसेस होता है, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और उससे क्या होता है, सल्फर जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज जहाँ पर फैक्ट्रीज कारखाने बहुत ज्यादा है, वहाँ पर सल्फर का बहुत ज्यादा एमिशन होता है, तो ये एटमॉस्फेयर में आ जाता है। कुछ सल्फर जो होते हैं बहुत ज्यादा जो हेवी होते हैं, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली ड्राई डिपोजिशन होता है, जो पेड़ पौधे या घर होता है उसी पे वो आके गिर जाते हैं। ठीक है, जो आसपास के एरिया होता है। फिर कुछ जो होता है वो वेट डिपोजिशन होता है, वेट डिपोजिशन यानी जो रेनफॉल होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाता है और वो क्या बना लेता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग बहुत बार कहते हैं एसिड रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल जो रेन वाटर का पीएच होता है वो 6.5 6 के आसपास होता है, लेकिन एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5 या 5.5 से भी कम हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा तो फिर क्या होगा, जो लेक्स होगा, एक्वाटिक बॉडीज होगा, वहां पर एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, तो जिसको हम लोग एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स कहते हैं। ठीक है, और आसपास का जो क्रिएचर्स हैं, वेजिटेशन है, उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसीलिए जो ताजमहल था, ताजमहल कुछ समय पहले वो पीला होने लगा था। क्यों? क्योंकि जो आगरा के आसपास में जो जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह थी, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत एमिशन हो रहा था, जिसके कारण एसिड रेन हो रहा था। एसिड रेन के कारण जो मार्बल्स है, व्हाइट मार्बल्स है, वो पीला पड़ने लगता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। और ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। बाकी जो जैसे साइकिल है ये जो है, अगेन वोल्केनो सॉइल में मिल जाता है, मिट्टी में, अर्थ के क्रस्ट में जाके मिल जाता है, फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जितना चलेंगे, या जो ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट होते हैं उसमें से भी बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस निकलता है। तो ये साइकिल जो है ये चलते रहता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड साइकिल में मैनमेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा प्रोमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा सेडिमेंट्री साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग हमारा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के थर्ड पार्ट में आ चुके हैं, जो है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इजी भी है। तो सक्सेशन जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। और ये स्पेशली ये वेजिटेशन के लिए ही है। ठीक है, फ्लोरा के लिए ही है, फॉर अ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज होता है बेसिकली वेजिटेशन में। तो सक्सेशन ऑकर्स व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटी रिप्लेस वन अनदर ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ईदर बाय नेचुरल और मैन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिटीज जो होते हैं वो चेंज होते रहता है, और ये जो चेंज होता है वो नेचुरल कारण के साथ भी हो सकता है या फिर मैनमेड कारण के साथ भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये जो चेंज होता है ये कब तक होता है, जब तक एक कम्युनिटी जो है एक दूसरे को रिप्लेस तब तक करता है जब तक एक स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी डेवलप नहीं कर जाता। जब तक एक मैच्योर स्टेबल कम्युनिटी नहीं डेवलप करता, ये चेंज होते रहता है।
आपको इस फिगर से आपको अच्छा से समझ आएगा। तो ये देख सकते हैं वेजिटेशन किस तरह से होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि लाइकेन्स हो गया, फिर मॉसेस हो गया, ये सब जो होता है छोटे छोटे, जिसको हम लोग पायनियर स्पीसीज कहते हैं, क्योंकि ये जो रॉक्स होता है, रॉक्स के ऊपर डायरेक्टली बड़े बड़े पेड़ नहीं उगते हैं। जनरली आप देखे होंगे तो रॉक्स पे बड़े बड़े पेड़ नहीं उगते, छोटे छोटे जो क्रिएचर्स है जिसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाएंगे, जैसे लाइकेन्स हो गया, मॉस हो गया, कुछ बैक्टीरिया, फंजाई हो गया, ये सब ग्रो करता है माइक्रोस्कोपिक। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो रॉक्स को तोड़ते जाता है। ठीक है, रॉक्स को तोड़ते जाता है और रॉक्स धीरे धीरे क्या होता है, ये सॉइल में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये काफी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है ना, हजारों हजारों साल लग जाता है, ये एक दो साल में नहीं होता जनरली। तो इसीलिए जब बिग बैंग थ्योरी होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लगभग अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन पहले हुआ था, तो उस समय से किस तरह से वेजिटेशन चेंज हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो फिर एनुअल प्लांट से फिर पेरिनियल प्लांट्स और छोटे छोटे ग्रास होने लगते हैं, घास होने लगते हैं, फिर ग्रास से श्रब्स होने लगता है ना, श्रब से सॉफ्टवुड ट्रीज बनने लगते हैं, फिर सॉफ्टवुड से हार्डवुड ट्री बनने लगते हैं, और हार्डवुड ट्री जो है बेसिकली एक स्टेबल कम्युनिटी होता है। स्टेबल कम्युनिटी यानी ये जो है हमारा क्लाइमेक्स पहुंच जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्लाइमेक्स पोजीशन पहुंच जाता है। तो यहाँ तक क्या होता है, सक्सेशन इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सीरीज ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं, डायरेक्शनल चेंज होता रहता है विद द इकोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो द फर्स्ट प्लांट, जैसे मैंने बताया, टू कॉलोनाइज एन एरिया और ए रॉक, उसको बोला जाता है पायनियर स्पीसीज। तो पायनियर स्पीसीज उसको बोलते हैं जो रॉक्स को या पहले एरिया को कॉलोनाइज करता है, तो उसको पायनियर स्पीसीज बोलते हैं। एंड जो कम्युनिटी फॉर्म होता है उसको हम लोग पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। तो पायनियर स्पीसीज के एग्जांपल यही है, लाइकेन्स, मॉसेस। ठीक है, लाइकेन, मॉसेस। ठीक है, तो ये सब बेसिकली प्लांट्स ही है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये ज्यादातर जो आर्टिक तुंद्रा वाले रीजन होते हैं वहां पर मिलते हैं। एंड द फाइनल स्टेजेस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये जो है हार्डवुड वाला एरिया है, इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, एंड द स्टेजेस लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सक्सेशनल स्टेजेस और कॉल्ड सीरीज। तो इसको सीरीज बोला जाता है, सीरीज। ठीक है, ये जो सक्सेशनल स्टेजेस होता है उसको हम लोग सक्सेशन स्टेज या सीरीज कहते हैं। ठीक है, एंड सक्सेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन एंड दूसरा जो होता है वो हमारा सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन वहां होता है उस टेरेस्ट्रियल साइट पे होता है जहां पर पहले कुछ भी नहीं था, एकदम न्यू साइट है। ठीक है, तो न्यू साइट से वहां पर कॉलोनाइज रॉक्स, बेसिकली वहां पर रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वहां पर पायनियर स्पीसीज आता है, फिर कॉलोनाइज करता है, घास फूस होता है। तो ये धीरे धीरे होता है, और इसमें ऑफन माइक्रोब्स, लाइकेंस, मॉसेस, जिसको मैंने बताया, पायनियर स्पीसीज होते हैं। एंड द पायनियर्स ओवर ए फ्यू जनरेशन ऑल्टर द हैबिटेट कंडीशन बाय देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, क्योंकि नया साइट होता है तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वहां पर ऑलरेडी कोई वेजिटेशन था, लेकिन किसी नेचुरल या फिर कैलेमिटी के कारण, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, फायर स्टॉर्म, या कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण जो पहले से जो कम्युनिटी था वो डिस्टर्ब हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद में जो एरिया बचता है, ठीक है, वहां से जो सक्सेशन होता है उसको मेनली सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि कहीं पर वेजिटेशन था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्या हुआ, कुछ समय तक पूरा एरिया जो है जल गया और वो पूरा फिर से वो रॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और वहां पर थोड़ा बहुत वेजिटेशन था, तो वहां से जो वेजिटेशन स्टार्ट हुआ और जो सक्सेशन होने लगा उसी को मेनली सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले से सक्सेशन था, इसीलिए ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मेजर जो डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में यही है कि सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट ऑन ए वेल डेवलप्ड सॉइल ऑलरेडी फॉर्म्ड एट द साइट, तो इसको टाइम कम लगता है। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन एकदम नया सरफेस पे होता है, तो इसीलिए उसको टाइम जो है ज्यादा लगता है। ठीक है, ये समझ आ गया हो। एंड फिर कुछ और टाइप ऑफ सक्सेशन है, जैसे कि ऑटोजेनिक एंड ऑलोजेनिक सक्सेशन।
ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पूछे जाता है। तो व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहैबिटेंट ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ, उसको बोला जाता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन मतलब एक कम्युनिटी में कुछ ऐसा स्पीसीज है जो खुद चेंजेस ला रहे हैं, खुद सक्सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कम्युनिटी का अंदर में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग ऑटोजेनिक बोलेंगे। और कोई ऐसा सक्सेशन जो कम्युनिटी में प्रेजेंट नहीं है, किसी आउटसाइड फोर्स के कारण चेंजेस आ रहा है, ठीक है, किसी आउटसाइड स्पीसीज के कारण चेंजेस आ रहा है, तब हम उसको ऑलोजेनिक सक्सेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन ऑटोजेनिक एंड ऑलोजेनिक सक्सेशन। एंड दूसरा जो है हमारा है ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। तो ये जो मेन डिफरेंस यही है कि सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही यही है कि ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, एंड दोज इन विच हेट्रोट्रॉप्स आर ग्रेटर इन क्वांटिटी इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। ठीक है, तो ये मेजर मेजर डिफरेंसेस हैं, ये बहुत इजी है। तो इसी तरह से हमारा जो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है, जिसमें हम लोग एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग यानी जियोकेमिकल साइकिल, एंड तीसरा जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने पायनियर स्पीसीज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सक्सेशनल स्टेजेस, ऑटोजेनिक, ऑलोजेनिक सक्सेशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन सारे कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी डाउट सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी हमारा चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर देंगे, वो भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।